वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट का। और ये जो चैप्टर है कुछ खास है उन बच्चों के लिए जो 11th क्लास में कॉमर्स लेके पढ़ाई करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूं, ये जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल या यूं कह सकते हैं इलस्ट्रेशन, मैं आपको सारे के सारे वीडियो में समझाने वाला हूं। सबका एक सीरीज चलेगा, सारे वीडियो आएगा, सिर्फ अकाउंटेंसी का ही नहीं, बीएसटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी चलेगा क्लास। ठीक है, फिलहाल हम लोग पहली बार आपको मैं क्लास 11th का चैप्टर 1 जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहां पे शुरू कर रहा हूं। तो जिन बच्चों को कॉमर्स में लगाव हो गया है, आपने डिसाइड कर लिया है, आपने फ्यूचर को डिसाइड कर लिया है और अभी तक आपको मालूम नहीं है जो कॉमर्स में हमको अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना होता है, क्या होता है ये अकाउंटेंसी, ठीक है ना। तो आज आपको सारे बातें इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये कहूं अकाउंटेंसी के बारे में, आप जब दुकान जाते हो, दुकान जाने के बाद आप कोई सामान लेते हो, उसके बदले में आप रुपया देते हो, तो यहां पे दो लोगों के बीच में क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन हुआ, जिसको हम लोग कह सकते हैं। आपने सामान के बदले क्या दिया, रुपया दिया, या तो कैश किया या तो ऑनलाइन दिया। तो यहां पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है ना, यही ट्रांजैक्शंस हम लोग को एक तरीके से अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी के हिसाब से जो है ना हम लोग को समझना है। पहले तो इतना बात समझ में आ जाना चाहिए, ये जो अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ने वाले बच्चा, ये दो लोगों के बीच में या और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन पहले आपको हमें बेसिक लेवल से बात कर रहा हूं। एक ट्रांजैक्शंस की बात होता है और जहां पे ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की बात होता है, मेंटेनेंस करने की बातें होता है, ठीक है ना। तो यही सब तो हम लोग को सीखना है। हम लोग अगर कहें, अगर हम लोग मार्केट अगर जा रहे हैं और मार्केट से ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो दुकानदार अपना, ऐसे मान लो आप किसी कारणवश से आप उधारी सामान लियो, उधारी, क्रेडिट जिसको बोल सकते हैं, अगर नगद लिया तो कैश, तो उस बदले में क्या करेगा, वो आपका नाम लिखेगा और नाम लिखने के बाद आपने कितने रुपया के लिया है वो रिकॉर्ड करेगा। ये भी तो एक तरीके से अकाउंटेंसी में ही होता है बातें। ठीक है, तो आपको इतना तो क्लू मिल गया है जो अकाउंटेंसी में लगभग इस तरीके से बातें होगा, लेकिन इतना भी ये आसान अगर कहें तो नहीं होता है, क्योंकि ये हर एक बात को हम लोग को बहुत सारे इसमें आइटम्स मिलेंगे, ठीक है ना। आइटम्स मतलब यहाँ बहुत सारे अगर बातें करें, गुड्स का नाम, सर्विसेज का नाम, ठीक है ना, जो कि याद रखने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट तो परचेज नहीं करते हो। और अगर मार्केट आप जाते हो तो सिर्फ एक ही लोगों से लेन देन तो नहीं करते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग सर्विसेज होता है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा डीप लेवल में समझना पड़ेगा, लेकिन सिंपल सा लैंग्वेज इतना तो बात पता चल गया जो एक ट्रांजैक्शन की बात होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे किताब पे और देखते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से, जो अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से और क्या कहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई या क्लासिफाइंग बोलो, समराइजिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड द टर्म ऑफ मनी। मैंने आपको बताया भाई, आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आप मनी दे रहे हो, कैश में दे रहे हो, ऑनलाइन में दे रहे हो, तो उस चीज को वो रिकॉर्ड तो करेगा। आप यहाँ पे देखो क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है, एक ऐसा आर्ट होता है, एक ऐसा हम बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग, जिसमें किया जाएगा, लिखा जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा, आप कैश लिए हो, क्रेडिट लिए हो, ऑनलाइन लिए हो, कहां से आया है, ठीक है, उसका समराइजिंग होता है। और सबसे बड़ी बात ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होता है। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना हमेशा क्या सिखाता है बच्चा, अर्निंग के हिसाब से, ठीक है ना। तो अर्निंग जहां पे होगा वहां पे लेन देन तो होगा, वहां पे आपको मनी की तो बातें होगा, क्योंकि मनी का बात सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही बातें कर सकते हैं हम लोग। वैसे तो इमोशंस की जरूरत अकाउंटेंसी में नहीं होती है, वो बायोलॉजी में इमोशंस की बातें कर सकते हैं, ठीक है ना, आर्ट्स में कर सकते हैं, लेकिन हिसाब बारी में, जिसको हम लोग कह सकते हैं रुपये पैसे के हिसाब से, कोई इमोशंस नहीं भाई। मैंने किसी को रुपया दिया है, मुझे रुपया रिकवर करने हैं, मुझे रुपया लेना है, इसमें कोई इमोशंस नहीं। हाँ वो भोला है, ये ऐसा है, वैसा है, उसके पास ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम बात करें भाई, आप किसी भी कंपनी में जब काम करने के लिए अगर जाओगे तो आपसे हिसाब लेगा ना, तो आप हिसाब लेगा तब बोलिएगा नहीं सर हमको 10 रुपए यहाँ खर्चा गया, वहां खर्चा हो गया। आप इमोशनली आप सोचिएगा, इस तरीके से नहीं चलने वाला है।
कहने का मतलब ये हुआ, जो हम लोग अकाउंटिंग पे जो बातें कर रहे हैं, ये ऐसा एक मैनर्स होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में टर्म्स होना चाहिए, मनी। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं बच्चा, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर ऑफ। मतलब यहां पे आपको फाइनेंशियल समझ में आता होगा, फाइनेंशियली हम लोग किस तरीके से बातें करते हैं, आपको पॉकेट मनी मिला है, ठीक है ना, आप उसके हिसाब से कैसे पैसे को खर्च करने होते हैं, ठीक है। तो वो एक फाइनेंशियल जो है ना कैरेक्टर के हिसाब से, इंटरप्रेटिंग के हिसाब से, जो पिछले महीने हमने कितना खर्च किया, इस महीने कितना खर्च किया, वो सारा आप रिकॉर्ड मेंटेनेंस करते हो, ठीक है, मेंटेन करते हो। तो वो एक हिसाब, समराइजिंग के हिसाब से, रिकॉर्डिंग के हिसाब से, ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, यही सब तो हम लोग को सीखना है क्लास 11th में। और ये जहां तक अगर आपको ये बेसिक में बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपको बस इतनी सी जानकारी मिलेगा, इसमें कौन से टर्म्स जो लैंग्वेज होता है यूज करना। आपने साइंस पढ़ा, आपने 10th तक अगर बातें करा तो मैथमेटिक्स पढ़ा, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा की बातें आपने करा। लेकिन ये जो आप 11th क्लास में जो कॉमर्स की बात कर रही है, बिल्कुल उससे अलग हटके है। और जब ये बिल्कुल अगर हटके है, इसका मतलब ये हुआ जो आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स जो टर्म्स होते हैं अकाउंटेंसी में यूज करने वाले, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस से ये बिल्कुल अलग है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो इतना समय देना पड़ेगा आपको समझने के लिए, जो इसको टर्मिनोलॉजी या जो की टर्म्स होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं अकाउंटेंसी का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो आज आपको बेसिक से बेसिक आपको सारी चीजें पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड बोला गया, यहाँ पे एपीबी की अगर बातें करें, यूएसए के हिसाब से डिफाइन किया गया है, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी फाइनेंशियल्स नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज। बिना इकोनॉमिक एंटिटीज का हम लोग कॉमर्स की बातें कर ही नहीं सकते। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमिक का एंटिटीज, इकोनॉमिक का अगर बातें करें एक्टिविटी, आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको लेन देन, आपको मनी कंसर्न हमेशा ध्यान रखना है। मनी कंसर्न जो भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, महत्वपूर्ण बातें होना चाहिए, टर्म्स बातें होना चाहिए, क्या चीज का, मनी। तो हम लोग को सिर्फ मनी, रुपया, करोड़ों, अरबों, डॉलर, ये जो हम लोग बातें करते हैं ना, सब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों अकाउंटिंग बोला, यहाँ पे अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जैसे कि ये बात मैंने बात बताया, ठीक है। सेम उसी तरीके से होता है। हम लोग पहले एक अकाउंटिंग लेखन शास्त्र की अगर बातें करें, एक ऐसा चीज होता है जिसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर द जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप मान लो आप कोई दुकान अगर खोले हो, तो आप कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लॉस हुआ, आप आगे चल के वो बिजनेस करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, आपका दुकान का फाइनेंशियल अभी स्टेटमेंट क्या है, पहले से ग्रोथ कर रहा है कि लूज में जा रहा है, लॉसेज में जा रहा है। तो वो सारे चीज को हम लोग जो ट्रांजैक्शंस जो किए हुए हैं पूरे साल में, जो ट्रांजैक्शंस के दौरान हम लेन देन किए हैं, मतलब वो ट्रांजैक्शन में हिंदी होता है लेने देने ही, लेकिन मान लीजिए आप जो लेन देन किए हो, ट्रांजैक्शंस किए हो, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसको क्लासिफाई तो करना पड़ता है ना, यही सब सीखने हैं, ठीक है। चलिए ये सब तो ठीक है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से पता चल गया। आप देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मेरा उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग मैं क्यों सीखूं, कॉमर्स क्यों सीखूं, कॉमर्स पढ़ने से क्या होने वाला है, अकाउंटिंग करने से क्या फायदा। इतना तो सबको पता है भाई, ये उधार लिया है, इतना नगद लिया है, उसको सीधा सीधा लिख लेते, बात खत्म हो गया। इसको फिर पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, जरूरत है, क्योंकि हमको अगर लंबे सोच के हिसाब से बिजनेस को चलाने हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में सोचने हैं, उसमें किस तरीके से और भी चीज को ऐड ऑन करने हैं, तो उसके लिए सीखना पड़ता है। क्योंकि हिसाब बार एक होता है, चलो भाई ठीक है, जो खर्चा किए लाए हुए उतना ठीक है, लेकिन आपको गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग क्या होता है, गोइंग कंसर्न, मतलब आपको आगे की सोच के बारे में बताएगा। अगर आप बिजनेस अगर कर रहे हो और अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको आगे के बारे में सोच के बताएगा, जो कंपनी आपका क्या स्थिति में है, क्या पोजीशंस में है। चाहे आप किसी भी स्केल का कंपनी की बात कर लो, चाहे स्मॉल स्केल का हो या लार्ज स्केल को, लेकिन कंपनी कंपनी होती है, और उसका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अगर जब तक नहीं होगा अकाउंटिंग के हिसाब से, तो फायदा है ही नहीं। तो मेन उद्देश्य होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे की ओर कैसे ग्रोथ करें, डेवलप करें, ठीक है ना, गोइंग कंसर्न करें, इसीलिए अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक एक बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूं। बोला गया टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स
एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द ओमिशंस एंड फ्रॉड। मतलब किसी भी तरीके से त्रुटि, किसी भी तरीके से गलती या फ्रॉड से बचने के लिए सबसे मेन है हम एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड को रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, इसीलिए हमको अकाउंटिंग करना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, to ascertain the profits and earn या loss incurred during a particular accounting period which further help in knowing the financial performance of a business। मतलब ये आप क्या प्रॉफिट कमाए हो, क्या लॉस कमाए हो, कोई ऐसा एक साल तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो जो मैंने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉसेज हुआ है किसी भी खास प्रोडक्ट के हिसाब से, या मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, ताकि आगे जो बिजनेस हम चलाएंगे उसी हिसाब से सोच समझ के करेंगे ना। मान लो सिंपल सी बात ये है, अगर कोई समोसा वाला अगर दुकान खोला है और एक के बार अगर मान के चलिए वो इतना बना के रख दिया और पता चला उस दिन उतना कस्टमर नहीं है, एक दिन चला बहुत सारे कस्टमर है, और वो इस सोच के हिसाब से फिर से उससे डबल या उससे ज्यादा हम कह सकते हैं बना के रख दिया, तो और अगले दिन उतना कस्टमर नहीं आया, तो उसका तो गया समोसा जो भी बनाया था उससे आधा तो भाई नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उतने कस्टमर तो आने के चांस ही नहीं था। तो एक देखना पड़ता है जो एक दिन से सोच के हिसाब से नहीं होता है, लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से हमको सोचना पड़ता है भाई हम ऐसा क्या करें ताकि जो है ना हम बिजनेस को आगे चले। एक ही दिन का ये काम नहीं, एक ही दिन का अकाउंटिंग का काम नहीं है, आज इतना कस्टमर आया चलो इतना कस्टमर आ गया चलो अगले दिन इतना ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कुछ डाटा आपके पास होना चाहिए, तभी तो उसकी सोच के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा जहां इतना में मैनेजेबल है या नहीं है। तो एक तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे क्या होता है आपको अकाउंटिंग करने से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आपको पता चल जाता है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय द मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट which show asset one of the side and capital and liabilities on the other side। देखो बच्चों अकाउंटिंग करने से फायदा यही है जो बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट जब हम लोग देखते हैं बच्चा एक तरीके से, ये देखो ये आपका बैलेंस शीट है, ये क्या है टेडी फैब इन कॉर्पोरेशन जो भी ये कंपनी का नाम दिया गया, ये एग्जांपल्स है। अब ये बैलेंस शीट है क्योंकि किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट ही बताता है उस कंपनी का ग्रोथ क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, उसका फाइनेंशियल अगर कहें तो पोजीशंस क्या है, ठीक है ना, ये सब जो है पता करना होता है। आप देख सकते हैं एक तरफ जो है एसेट साइड है, एक तरफ जो है लायबिलिटीज दिया गया है, कितने हमको देने हैं और कितने हमको जो है ना मेरे पास संपत्ति है। अब दोनों जब तक बराबर अगर नहीं हुआ तब तो चल नहीं सकता है ना कंपनी। आपको अगर मान लीजिए पॉकेट में कितने पैसे आपने कितना खर्च किया, अब आपने कितने इन्वेस्टमेंट किया था, तो सब हिसाब करके आपके पास तो होना चाहिए ना बैलेंस, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। जो एक तरफ लायबिलिटीज की बातें करते हैं, लायबिलिटीज मतलब दायित्व, मुझे कितने देने हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे एसेट जो कितने पास आपके पास है, या एक तरीके से देने भी हो सकते हैं, यहाँ पे डेप्टर्स भी आ सकता है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चल के ये सब हम लोग बात करने वाले हैं, सीखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, मुझे दिखाना था ये जो बैलेंस शीट किस तरीके से होता है, क्योंकि आप लोग नए नए हो, ठीक है ना, ऐसा पहले कभी समझे नहीं, इसी वजह से मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो बैलेंस शीट विच शो एसेट ऑन द साइड एंड कैपिटल लायबिलिटी ऑन द अदर साइड, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज लाइक ऑनर्स, किसको किसको ये फायदा कर सकता है अकाउंटिंग करने से। आप अगर ऑनर हो किसी भी दुकान का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपके लिए फायदा है अकाउंटिंग करना। आप इन्वेस्टर हो, आपने कहीं पे पैसा लगाया तो आपके लिए फायदा होगा। क्रेडिटर्स के लिए फायदा होता है, क्रेडिटर्स मतलब क्या, लेनदार होता है। मतलब ये ध्यान समझिए, आपको मैंने बोला है स्टार्टिंग में, ये एक बेसिक क्लासेज है, पहला चैप्टर है, जो कि आप नए नए कदम इस क्लास में रखे हो कॉमर्स के हिसाब से, तो आपके सब वर्ड जो दिया हुआ है ना की टर्म, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही समझना। क्रेडिटर्स हम लोग उसको कह सकते हैं बच्चा, जैसे हमने किसी से सामान लिया, उधारी लिया, ठीक है ना, तो हम क्या हो गए क्रेडिटर्स, ठीक है ना, क्योंकि हमको देने हैं पैसा, तो हम क्या हो गए क्रेडिटर्स। इतना ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया। आगे समझो, फिर बोला कि बैंक वाले को ये जो है ना फाइनेंशियल जो अगर अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग मेन उद्देश्य होता है बनाने के लिए एम्प्लॉयज को बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ठीक है। हु एनालाइज द एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जिसको भी रिक्वायरमेंट्स है वो अकाउंटिंग करवा सकता है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अकाउंटिंग करने से हम अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, बजट को तैयार कर सकते हैं, जो फ्यूचर्स में मुझे कितना पैसा और लगाने हैं कि बजट भी तैयार कर सकते हैं, और फोरकास्टिंग फ्यूचर के लिए तो भाई सही है,
हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग मतलब ये होता है आप फ्यूचरिस्टिक समझ सकते हो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके दुकान के लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, तो उसके लिए सही है। तो इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स तो हुआ जो हम अकाउंटिंग करवाते हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे ऑनर्स हो, चाहे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट हो, चाहे बैंक वाले हो, चाहे हम लोग हैं, ठीक है ना, सबको क्या जो भी जिसको रिक्वायरमेंट होगा उसको हिसाबबारी, सबको वैसे हिसाबबारी करना होता है। किसी को छोटा मोटा हिस्साबारी करना होता है, किसी को कंपनी चलाने, किसी को ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग तो कंपनी बनाने वाले लोग हैं, हम लोग तो कंपनी चलाने वाले लोग हैं। तो हम लोग को भाई तो अकाउंटिंग सीखना ही चाहिए, क्योंकि आपने जो कॉमर्स सेलेक्ट किया बच्चा वो इसी सोच के हिसाब से, क्योंकि आपको भी बिजनेसमैन करके सोचना है, आपको भी बिजनेसमैन बनना है, आपको भी कंपनी खड़े करने हैं, और आपको भी जो है ना अपने अंदर बहुत सारे अगर कहें तो एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को जो भी कह सकते हैं, ठीक है ना, आपको रखने हैं, ठीक है, मतलब किसी का आप मालिक भी बना सकते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पे आप काम दे सकते हैं। और ध्यान रखना आप किसी को नौकर नहीं बना रहे, आप काम दे रहे हो, ठीक है ना, वो नौकर नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें ध्यान से, आगे बोला गया यहाँ पे, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, आगे सुनो बच्चा, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज क्या होता है, मतलब अगर आप हिसाबबारी अगर सही तरीके से करोगे इससे फायदा क्या हो, फायदा बहुत है, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। बोला कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच आर यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ये तो समझ में आ गया, जो मैनेजमेंट को है ना, जो भी बिजनेसमैन अगर होंगे, जो भी ऑनर्स होंगे, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको डिसीजन लेने में एक हेल्प मिलता है अगर हम अकाउंटिंग कराते हैं तो। It help honors to compare one year's result with those of the other years to locate the factors which the leads to change। आप एक साल बिजनेस किए हो और आपको जो है ऐसे कौन कौन सा फैक्टर पता चला जिसको चेंज करने की जरूरत है, तो आपको अकाउंटिंग जब कराइएगा, अकाउंटिंग करने के बाद जो आपको रिजल्ट्स आएगा, तो आप पिछले साल से इस साल को कंपेयर करके ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है उसको चेंज करने लायक, तो आप अकाउंटिंग करवाओ, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तभी पता चलेगा। इट प्रोवाइड्स बोला कि इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस बाय मींस ऑफ बैलेंस शीट which show asset one side and capital liabilities on the other side। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो अगर हम लोग अगर भाई अकाउंटिंग करवाते हैं, फायदा ये होता है कि मेरे पास कितना जो है एसेट है और कितना मेरे पास लाइबिलिटीज है। तो एसेट में भी हम लोग अभी सीखने वाले हैं, जो भाई एक फिक्स एसेट होते हैं, उसके बाद करंट एसेट होते हैं, उसी तरीके से लाइबिलिटी साइड में अगर जाते हैं तो उसमें भी हम लोग को लॉन्ग टर्म जो है ना लाइबिलिटीज होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म भी लाइबिलिटीज होते हैं। तो हम लोग एक एक करके वर्ड समझेंगे, लेकिन इतना समझ जाइए, अगर हम लोग अकाउंटिंग अगर करवाते हैं तो अकाउंटिंग करने से क्या होता है, अकाउंटिंग करने से हम बैलेंस शीट के हर एक इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे कंपनी में कितने के एसेट है, कितने के लाइबिलिटीज है, अकाउंटिंग करने से फायदा होता है, ठीक है। So it help in keeping systematic and complete records of the business transaction। जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने अकाउंटिंग पीरियड के द्वारा किए हो वो सारा रिकॉर्ड्स किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज एविडेंस। मान लीजिए किसी कारणवश से अगर आपके कंपनी पे अगर कोई आपत्ति विपत्ति अगर आ जाता है और कंपनी वाला बोलता है चलो भाई अपना कंपनी का बैलेंस शीट दिखाओ, हिसाब बारी दिखाओ, फ्रॉड का केस तो नहीं है, तो उस केस में आपके पास अगर ट्रांजैक्शंस अगर रहेगा, अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट कर दिया या कोई ऐसे जो है अगर बोल सकते हैं जो लोग जो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, क्लाइंट बोल सकते हो, वो अगर आपको कंप्लेंट कर दिया आपके कंपनी के ऊपर, तो आप बोलोगे नहीं मैंने तो रिकॉर्ड किया, मेरे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, रहेगा तब ना दिखाइएगा। आज जब नहीं रिकॉर्ड रहेगा, नहीं ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रहेगा तो कैसे दिखाइएगा। इसीलिए अकाउंटिंग करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। It help firm in the assessment of its correct tax liabilities such as income tax, sales tax, VAT, VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होता है ना भाई, जब हम लोग अकाउंटिंग कराते हैं ना, हिसाबबारी कर लेते हैं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो अगर हम लोग कंपनी चला रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई भी दुकान चला रहे हैं, चाहे स्मॉल स्केल का लार्ज स्केल का, तो भाई गवर्नमेंट जो हम लोग को लाइसेंस देते हैं उसके हिसाब से जो हम लोग इनकम जनरेट करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के बेचने खरीदने के हिसाब से, तो हमको तो टैक्स देना पड़ेगा ना। तो आपके पास बैलेंस शीट रहेगा, हिसाबबारी रहेगा, तभी तो आपको पता चलेगा हमको कितना टैक्स देना है कि नहीं देना है। तो टैक्स देने के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग करवाना चाहिए।
बहुत फायदेमंद होता है। और आप लोग तो आगे चल के और भी बहुत सारी बात सीखेंगे। आप तो अकाउंटेंट की तरह सोचने वाले हैं, बिजनेस को जो है ना लंबे ऊंचाई पर लेने जाने वाले हैं। इसी वजह से आपको तो ये और अच्छे तरीके से समझना ही होगा भाई। तो टैक्स देना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। वो हम लोग धीरे धीरे क्लास में समझ में जाएंगे क्यों फायदेमंद होता है। बहुत सारे बच्चे बोले टैक्स से बचना सबसे फायदेमंद है, यही तो सीखना है, टैक्स ही तो बचाना है। आप कॉमर्स लिए हो और एक अकाउंटेंट का जो काम अगर हम लोग सीखेंगे समझेंगे, उसमें तो यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे समझेंगे, हम लॉ भी बात करेंगे, टैक्सेशन की बातें करेंगे, लेकिन 11th में उतना है नहीं, इसीलिए आपको बाद में आगे जैसे ही आप 12th में जाओगे, उससे ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको सारी बात पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी बात आप चाहें तो CS का फाउंडेशंस की बातें करते हो या CPT की बातें करते हो, जिसमें आप लोग है ना CA के तैयारी के हिसाब से, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप 11th क्लास आए हो तो आपको हर एक की बातें धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना। और जितनी भी चीजें हैं, जितना आप आसान भाषा में अगर समझते बच्चा, ठीक है ना, और धीरे धीरे तो आपको पूरे तरीके से जो है ना माइंड जो है ना पूरे तरीके से शार्प होता चला जाएगा। जहां हम कॉमर्स जो लिए हैं, कहीं लेके गलत नहीं किया, आप बिल्कुल गलत नहीं किए, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, क्योंकि आप आगे चल के बहुत ही ज्यादा बड़े इंसान बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से हर एक बात है ना समझना जरूरी है, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बोला गया बच्चा, इट हेल्प्स अ फर्म इन द असेसमेंट ऑफ इट्स करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज सच एज इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये तो मैंने बता दिया। इसी वजह से क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिमिटेशन देखिए क्या है ना, बोला जाता है अगर आप फायदे में हो तो हो सकता है कोई नुकसान में होगा, होगा कि नहीं होगा। अकाउंटिंग करने से जितना हम लोग फायदे की बातें कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो नुकसान है कि नहीं, क्योंकि हर एक बात का दो पहलू होता है, तभी तो बैलेंस शीट बनता है। आपके पास एसेट जो हुआ, लायबिलिटी जो हुआ, दोनों जब तक बराबर नहीं होगा तब तक तो आपका कंपनी पता नहीं चलेगा क्या है नहीं है कि नहीं। सबसे मेन होता है एक बात पता है कॉमर्स में, जिसका बैलेंस शीट मिल जाता है ना, वो सबसे खुश नसीब हो जाता है भाई, चलो हमने अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो सबसे मेन जो डिफिकल्ट आता है बच्चा लोग का, वो होता है सर बैलेंस शीट ही तो नहीं मैच कर रहा है। अब मैच तभी करता है जब उसमें बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं, उसके प्रोसेस होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, वो सब सही होता है कि नहीं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ। तो मेन होता है बैलेंस शीट का मैच करना, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे ये बात रहा, सर अकाउंटिंग तो ठीक है कर लेंगे, फायदे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए तो अकाउंटिंग तो करना ही पड़ेगा, और कोई भी बिजनेस को करना ही पड़ेगा, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसका हम लोग नुकसान की अगर बातें करें, लिमिटेशंस का मतलब होता है डिसएडवांटेज, ठीक है। तो बोला यहाँ पे इट इज अ हिस्टोरिकल इन नेचर, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस। तो ये कि हिस्टोरिकल नेचर बताया गया, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस, मोर एवर द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल। तो कहीं कहीं पे जो प्राइस लेवल्स होते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते, नहीं इतना छोटा मोटा नुकसान है कुछ नहीं, या इतना पैसा इतना में लेकर मार्जिन को चला दो, ठीक है। तो ये सबको थोड़ा सा है ना इफेक्ट करता है, यही आगे बोला गया पे, इट कंटेन्स ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, अकाउंटिंग मतलब मनी कंसर्न। आप कॉमर्स में पढ़ने जा रहे हो, पढ़ रहे हो, डिसाइड किया आपने फ्यूचर, इसका मतलब ये है आपको सिर्फ दिमाग में क्या बातें चलता है, मनी के बारे में। तो अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ किसके बारे में सोचना पड़ेगा, मनी, नो इमोशंस, ठीक है ना। इसीलिए इसका इमोशंस में इसमें बातें नहीं है, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रख दिया गया, अकाउंटिंग भाई सिर्फ मनी के बारे में बात सोचता है, कोई इमोशंस के बारे में बात नहीं सोचता है। इसमें इग्नोर किया जाता है क्वालिटी एलिमेंट्स सच एज इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा। कुछ नहीं, हिसाब तो हिसाब है, बात तो सही है, हिसाब हिसाब होना चाहिए भाई, 1 रुपया का हिसाब क्यों ना हो, हिसाब हिसाब होता है, ठीक है ना। आगे अगर इसको समझे बच्चा, बोला इट मे बी अफेक्टेड, बोला यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग दैट मैनिपुलेशंस इन अकाउंट्स प्रेजेंट एंड मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द पर्सनल बेस, मतलब यहाँ पे आपके कहने होने से कुछ नहीं होगा, जो आपका हिसाब है, जो आपका जजमेंट है, इसमें कोई पर्सनल काम नहीं करेगा। जहां कंपनी चला रहे हैं, हम इतना ही जो हिसाब है इतना सही है, इसमें कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है। आप कहेंगे नहीं अपने मन से 10,000 रुपया जोड़ दो, 10 रुपया घटा दो, ठीक है ना, कोई पर्सनल बेस नहीं चलेगा। जो हिसाब है वही हिसाब है, मतलब हिसाब बराबर,
है कि नहीं। तो हिसाब बराबरी जो सबसे मेन अकाउंटिंग में होता है। तो यहाँ पे जजमेंट पर्सनल की बातें नहीं, एक तरह से इसको डिफरेंस में डिसएडवांटेज रख दिया गया। एग्जांपल के लिए बोला गया है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग लाइफ एसेट फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखो अब ये क्या है, डिप्रिसिएशन आपको आगे चल के समझ में आएगा, लेकिन इतना बता देता हूं। डिप्रिसिएशन होता है जहां पे वेयरिंग एंड टियरिंग, मतलब कोई सामान आपने खरीदा नया और वो पुराना हो गया, तो पहले जितना वैल्यू था अब उसको उतना वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाता है, डिप्रिसिएशन। फिर कुछ लोगों का बिजनेस में क्या प्रोविजन होता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, मतलब पहले से हम सोच के रखना जो बिजनेस में इतना लॉस होगा या इतना प्रॉफिट होगा, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए पहले से जो प्रोविजंस करके रखते हैं या डाउटफुल डेब्ट्स के हिसाब से, लेन देन के हिसाब से रखते हैं, उस सब का अपना अलग अलग होता है। इसी वजह से क्या होता है ना, एक तरीके से ये डिसएडवांटेज में आ जाता है। It is a based on various concept and convention which may be hamper the disclosure of the realistic financial position. Realistic financial positions of a business firm, for example, asset in balance sheet बोला गया are so at their cost and not at their market value, which could be realized on their sale. बात तो सही है। क्या होता है ना, जो मार्केट में जो प्राइस वैल्यू दिया गया और हमने जो मेंटेनेंस किया है, तो कभी कभी मार्केट के प्राइस और हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसके प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर तो डिपेंड करता है ना, चेंज होते रहता है, और हम लोग रिकॉर्ड करके लेते हैं पहले से ही, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से लिमिटेशंस भी है, ये दो चार बातें जो मैंने बताया है। ठीक है, अब हर एक बात का होता ही है। अब है बुक कीपिंग, द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको यहां से आप धीरे धीरे बात समझना आ जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया जो अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेज क्या है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कहानी आता है जो बुक कीपिंग द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के बेसिस पे हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, और बुक कीपिंग में क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या समझते हैं। ठीक है ना, अभी चलो बताते हैं। देखो पहली बात ये, बुक कीपिंग होता क्या, बोला गया बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब एक ऐसा पहला फेज होता है जहां पे हम रिकॉर्ड जो है ना शुरू करते हैं लिखना, which is concerned with the recording of financial transactions and events relating to the business in significant and orderly manner। तो कोई भी चीज को हम एक रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हिसाब से, कोई भी इवेंट हुआ उस इवेंट के ट्रांजैक्शन के हिसाब से, और मेरा कंसर्न, मेरा इंपॉर्टेंस होना चाहिए क्या, एक ऑर्डर वे में होना चाहिए, डेट वाइज होना चाहिए। तो बुक कीपिंग में हम लोग यही सब करने वाले हैं। तो बुक कीपिंग बोला गया इट शुड बी नॉट बी कंफ्यूज विद द अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज, मतलब बार बार हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये एक रिकॉर्डिंग फेज होता है। जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ, जो भी हम लोगों ने लेन देन किया, उस लेन देन को जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वही बुक, मतलब किताब तो समझ में आ रहा है। कीपिंग मतलब क्या, उसमें जो सारी चीजें हुआ उसको लिख के हम लोग रख लिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हिसाब करने का मौका मिले उसको करके दे दी। आप सुनो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बुक कीपिंग में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बुक कीपिंग में कौन कौन चीज पहले आ जाता है। तो बुक कीपिंग में आता है बच्चा यहाँ पे कैश वर्सेज एक्रूअल मेथड, मतलब ये जो एक्रूअल मेथड होता है, कैश या तो ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है, या तो नगद हो सकता है, या तो उधारी हो सकता है, या तो एक्रूअल बेसिस पे मान के चलेंगे जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना। तो अभी सीखेंगे वो सब चीजें। तो मान के चलो अब भाई जो या तो कैश होगा या तो क्रेडिट होगा। दूसरी बात, चार्ट ऑफ अकाउंट्स कौन से कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। जर्नल हम लोग सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे, लेजर तैयार करना सीखेंगे, कैश बुक तैयार करना सीखेंगे, डे बुक तैयार करना सीखेंगे। मतलब आपको अगर पूरे तरीके से कॉमर्स में अगर अकाउंटेंसी की अगर बातें करें, अकाउंटेंसी की बातें करें, अगर आपने 3-4 बातें अगर सीख लेना बच्चा, तो आपका पूरा 11th क्लास कंप्लीट। पहली बात, आपको जो है ना जर्नल एंट्री आना चाहिए। सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे जर्नल क्या होता है, तो हम लोग सारी बातें सीख लेंगे। तो जर्नल जो हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, वही ट्रांजैक्शंस के जो एक सिस्टमैटिक वे में डे एंड टाइम, और उसके बाद लेजर फोल्डर के हिसाब से उसको हम आगे बढ़ाएंगे, सब रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस भी करेंगे, भी दिखाएंगे भी किस तरीके से जर्नल बनाए जाते हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं इस बुक कीपिंग में जर्नल का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट सीखने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारी सी बातें हैं, लेजर तैयार करना सीखेंगे, कैश बुक तैयार करना सीखेंगे, ठीक है ना। ये सब जो आप दिख रहे हैं ना, ये सब बुक कीपिंग में होता है। सब हम लोग एक एक करके सीखेंगे इसको कैसे तैयार करना होता है। तो अब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये होता है अकाउंटेंसी। तो कोई बातें धीरे धीरे समझ में आते हैं बच्चा। देखो अब यहाँ पे
आप दोनों बातें समझ, डिफरेंस करके मैं बता देता हूँ। बोले सर अभी तक अकाउंटिंग समझ में आ रहा था, अब ये बुक कीपिंग आ गया, ये कैसे हुआ? देखो एक एक करके जो है यहाँ पे अगर डिफरेंसेज अगर समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये बुक कीपिंग होता क्या और अकाउंटिंग क्या होता है। देखो पहली बात ये, इट इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब एक रिकॉर्डिंग फेज होता है, इसमें जो रिकॉर्ड करेंगे इसी को बोला गया यहाँ पे इट इज समराइजिंग फेज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। क्या होता है ना, जब कोई दुकानदार होता है तो सबसे पहले क्या होता है ना, कोई छोटा सा जो एक तरीके से रिसिप्ट टाइप का होगा या पेज में लिखते चला जाएगा, है कि नहीं। अब वो एक रफ में अगर मान लीजिए लिखते चला गया, पता चला, उसके बाद जो है ना सबको क्या करेगा, एक सिस्टमैटिक और समराइज के तरीके से वो एक अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करता है। तो उसी तरीके से ये भी होता है। इट इज अ प्राइमरी स्टेज एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, इट इज सेकेंडरी, पहले इसमें रफ करके कुछ भी लिख लिए और फिर जो है ना बैठे एक तरफ और फिर उसको अकाउंटिंग में जाकर ट्रांजेक्शन कर दिए, प्रोसेस में डाल दिए। इट इज अ रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल या नॉलेज। बात तो सही है, दुकानदार के पास है, हिसाब लिखने की जरूरत है, चलो भाई 2 किलो चीनी 4 किलो चावल ऐसे करके लिख लिए, ये एक्स नाम का बंदा है, ठीक है, एक्स नाम का बनता है, ये 4 किलो चीनी ये सब सामान सब वगैरह लिया और इसको जो है ना इसका बिल बन गया है 2500 रुपया, 2500 रुपया, ठीक है ना, 2500 इसका जो है ना, चलो बिल बना, ये पैसा नहीं दिया तो एक्स नाम के खाता में। अब डायरेक्ट 2500 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो जो भी ट्रांजेक्शन किया उसका नाम लिखना पड़ता है, ये सब सामान लियो। अब नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है भाई एक्स नाम का बंदा सामान तो ले गया, पता नहीं क्या ले गया और क्या होता है 2500 रुपये ले गया, चलो यहाँ पे लिख दो। लेकिन अब ये जो डेट है, मान लीजिए डेट ये 15 जो है ना कुछ तारीख को लेके चला गया, अब 15/5 को मान के लेके गया, फिर ऐसा दिन एक और आया, उस दिन फिर से लेके चला गया, फिर आया फिर से लेके चला गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पर्सनल इसके एक मेंटेन करेंगे अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो अब ये रफली यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ और जब ये पूरे को हिसाब करके डेट वाइज के हिसाब से फिर उसी के खाते में एक पर्सनल बना देंगे, ठीक है ना, अब फिर उसका ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये एक प्राइमरी फंक्शंस होता है, एक प्राइमरी होता है जो कोई भी यहाँ पे इसको लिख सकता है। लेकिन अकाउंटिंग बोला गया है एक स्किल वाले लोग होना चाहिए, इट इज एनालिटिकल इन नेचर एंड रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल या नॉलेज। जिसके पास स्पेशल स्किल या नॉलेज होगा, जो कंप्यूटराइज सिस्टम आजकल हो चुका है, वो कर सकता है अकाउंटिंग करना। इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ, जिसको हम लोग जो है ना बुक कीपर्स बोल सकते हैं। ये कौन तैयार कर सकता है, तो जो जूनियर स्टाफ होता है वो भी तैयार करेगा। भाई हम लोग एक छोटा मोटा दुकान के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं ना, अब जहाँ पे छोटे मोटे अगर दुकान है, यानी मतलब स्मॉल स्केल के हिसाब से जो चल रहा है, उसमें तो सारे वो खुद ही मैनेजर होता है, खुद ही अगर कहते एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है ना, सब कुछ खुद ही होता है, खुद ही लिखते हैं। तो उसका हम बात नहीं कर रहे, एक एग्जांपल देख मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको तो बड़े बड़े कंपनी के बारे में सोचना है ना, तो बड़े बड़े कंपनियों में जो जूनियर स्टाफ होता है उसका ये रिकॉर्ड करेगा, और यहाँ जो सीनियर स्टाफ होता है उस चीज को अकाउंटेंट जो है ना रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर्स ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। मतलब ये बिजनेस यूनिट के लिए कंप्लीट पिक्चर्स नहीं होता है, इसमें तो रफ लिखा गया है ना, तो इसको हम लोग कंप्लीट नहीं मान सकते। इसमें बोला गया इट इज गिव द कंप्लीट पिक्चर्स ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। तो आपको आई होप यहां तक दोनों बातें क्लियर हो चुका होगा। ये प्राइमरी होता है बुक कीपिंग, ये सेकेंडरी होता है, ये टेम्पोररी बेसिस पे काम करता है, ये ओरिजिनल फॉर्म में काम करता है। इसमें अनस्किल बेस लोग काम कर सकता है, जूनियर लोग काम कर सकता है, और अकाउंटिंग में सीनियर लोग काम कर सकता है। और इसमें स्किल बेस चाहिए, इसमें बिना स्किल का भी चलेगा, बिना नॉलेज जो इसके पास उतना नहीं है स्किल उस काम को करने के लिए, वो भी इसमें कर लेता है। लेकिन इसमें जो है ना चाहिए स्किल चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बात सोचते हैं। आगे बोला गया यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो कितने टाइप्स के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहली बात बोला गया इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रॉफिट या लॉस दैट इनकम स्टेटमेंट, सो द नेट प्रॉफिट बिजनेस ऑपरेशंस फ्रॉम ड्यूरिंग द पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। दूसरी बात इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशंस, बैलेंस शीट, सो एसेट वन साइड ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स की बातें करते हैं, ऑन अदर साइड समझ में आ गया शेड्यूल एंड नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, सो एन इनकम स्टेटमेंट टू द गिवन डिटेल्स। तो यहां देखो ये तो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कहना मतलब ये जो बातें लिखा हुआ है ये कहना चाह रहा है हमको कितने टाइप की इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा ताकि हम अकाउंटिंग के समय जो है उसको लिख सके, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो ये तो इतना बारी समझ में आ गया इंग्लिश में, लेकिन मैंने आपको जो बताया समझ में आ गया। यही कहना चाह रहा है भाई जो मेरे पास ऐसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए ब्रांचेज होते हैं ऑफ अकाउंटिंग का, सबका एक हेड होता है। हेड के मतलब क्या, लिखने वाली हेड की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो,
तो क्या होता है ना, आप कौन से सेक्शंस में हो, है ना, उस सेक्शन के हिसाब से आप बच्चे में काउंट होते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी होता है, अगर एसेट है तो उसको किस कैटेगरी का एसेट है, ठीक है ना, उसको कहाँ कहाँ पे रखना होता है, इसी का बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला गया यहाँ पे, इट इज दैट सब फील्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन a systematic manner to ascertain the profits or loss of the accounting period and to present the financial positions of the business। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया जो इसका हेडिंग क्या है, तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये समझ जाओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल जो पूरे साल में एक बार होता है वो बोला गया है, इसमें ऐसे नेचर या ऐसे प्रॉफिट चीज को या लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस को बता सके। मैं अपने भाषा में अगर बताऊं, अगर मान लीजिए कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना अकाउंटिंग जब करवाएगा तो उसको पता चलेगा कि मेरा कंपनी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्थिति है, क्या प्रॉफिट में है या लॉस में। तो एक तो ये हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से, इसके हम लोग ब्रांचेस करा सकते हैं अकाउंटिंग का, ठीक है ना। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत इसको बोलते हैं। जैसे अब कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसमें मुझे कितना जो है लागत उस कॉस्ट पर है। जैसे मान लीजिए इस मार्कर की अगर मैं बात करूं, इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगा, अब उसके बाद इसको मार्केट में मैं इसको कितने में बेचूंगा। फिलहाल तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग समझना है तो मैंने बता दिया इसको बनाने के हिसाब से। तो बोला कि यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज दैट सब फील्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद असेटमेंट of total cost and per unit cost of goods and services produced या provided by the business firm। तो जो भी बिजनेस फर्म होता है वो पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट लगाता है। अगर एक मार्कर की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक मार्कर को बनाने में अगर 200 रुपया अगर लग रहा है बनाने में कॉस्ट, बाकी बात तो उसका जो टैक्सेज होगा वो सब भी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लो, ठीक है ना। ओवरहेड चार्जेस लगा दो, सब क्या होता है ऊपरी खर्चा हम बोल सकते हैं इसमें। तो सबको जोड़ जाड़ के फिर जो हम लोग फाइनल प्राइस तय करते हैं ना, वो अलग बातें होता है। तो यहाँ पे बिजनेस जो फर्म होते हैं, जो बिजनेस करता है या जो मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने ये प्रोडक्ट को बनाया है, वो डिसाइड करेगा इसका कॉस्टिंग हम क्या रखें। तो वो क्या करेगा, एक कॉस्टिंग अकाउंटिंग रखता है जो उसको सही तरीके से बताएगा कि भाई आप एक मार्कर को, एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कितना आपको कॉस्ट रखना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो कितने प्रकार के अकाउंटिंग होता है, आप लोग सिर्फ यही समझे होंगे जब चार्टेड अकाउंटेंट हो गया और सीएस कंपनी सेक्रेटरी हो गया और सीएमए हो गया तो इतना ही में काम चल जाएगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है इसके सब हेड की जो बातें करते हैं, जो सब फील्ड की बात करते हैं, जो ब्रांचेस की बातें करते हैं बच्चा, उसमें बोला गया कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब अकाउंटिंग है जो कि एक अच्छे स्किल बेस्ड है ना, काम करने वाले लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। So it is a subfield branches of accounting which is concerned with the presenting the accounting information in such manner that help the management in planning। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, चाहे वो प्लानिंग की बातें करें, वो कंट्रोलिंग की बातें करें, तो उस सब में हेल्प करता है अकाउंटिंग करने के लिए। आप अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस फर्म के मालिक हो, आप बिजनेस चला रहे हो, तो आपको इस टाइप के जो है अकाउंटिंग करवाना बहुत जरूरी है ताकि आपको इस फील्ड के बारे में पता चल सके। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चर की अगर बातें करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि आपको एक डिसीजन लेने के लिए ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग करना, ठीक है। तो हिसाब वाली तो वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे समझो बच्चा, बोला गया इंटरेस्टेड यूजर्स या पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। अब ये किसको किसको जो है ना सही तरीके से ये काम देगा, जो अगर अकाउंटिंग अगर करा रहा है तो उसको किस तरीके से उसको हेल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा, और किसको आवश्यकता है अकाउंटिंग कराने का, किसको जरूरत। अब एक सिंपल सा अगर मान लीजिए स्मॉल स्केल बिजनेस है, ठीक है ना, तो उसमें बोलेगा नहीं हम आदमी रख के अगर बिजनेस करेंगे और उसके बाद वो भी हिसाब बारी करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलो इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे ऑनर, देखो इंटरनल की बातें कर रहे हैं, इंटरनल यूजर्स, इसमें कौन सा यूजर्स आ गया, इंटरनल, जो यूज कर सकता है। तो ऑनर भी कर सकता है जो अकाउंटिंग कर सकता है। सो रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर कंपनी या बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है उसको इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। मैनेजमेंट को जो है
जरूरी है। टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस टू टेक वेरियस डिसीजन, ताकि वो डिसीजन ले सके, इसीलिए अकाउंटिंग कराना उसको जरूरत है। इन्वेस्टर को जरूरत है जिससे पोटेंशियल और उसके पोटेंशियल पता चल सके, भाई हमने जो मैं क्या बोलता हूँ यार, इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, उसमें क्या पता फ्यूचर्स में क्या होने वाला है। सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्या फ्यूचर्स है। हमने जमीन में, लैंड में अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, ब्रिज में कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी में कर दिया, या कोई ऐसे बिजनेस में कर दिया, तो मुझे पता होना चाहिए ना। अकाउंटिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो हम, मेरे को नीड्स है, मतलब किसको नीड्स है, एक इन्वेस्टर को, जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट करना जानता है, तो उसको नीड्स है अकाउंटिंग करना। फिर एक मैनेजमेंट को है नीड्स है, फिर ऑनर जो कंपनी के, जो इंटरनली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो उसको जरूरत है तो वो कराएगा भाई। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स, मैंने बताया जो क्रेडिटर्स होता है जिसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द पे इट्स डेब्ट्स, कर्ज देता है, ठीक है ना, कर्ज लेने देने की बात करेगा, उसको बिजनेस अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। लेंडर्स, लेंडर्स क्या होता है भाई, जो पैसा देता है, जो पैसा देगा, बैंक लेंडर है, और हमने बैंक से पैसा लिया, हम क्या हो गए, ब्रोअर हो गया, है कि नहीं। तो हमने बैंक से पैसा लिया तो मैंने हुआ भाई, मैं क्या हुआ, ब्रोअर हुआ। अब बैंक वालों ने पैसा दिया तो क्या हुआ, लेंडर। तो क्या वो हिसाब रखेगा कि नहीं रखेगा। बाकी हम लोग भी रख सकते हैं हमने कितना पैसा दिया है बैंक वालों को, नहीं दिया, कितने ईएमआई भरा, अगर लोन लिए हैं कि हिसाब से किस्ती लगा है कि नहीं लगा है कि नहीं। तो जो लेंडर होगा, जो क्रेडिटर्स होगा, तो वो सब तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, अकाउंट करवे करेगा। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है। टैक्स अथॉरिटी, जो टैक्स कितना पे देना है नहीं देना है, ठीक है, उन लोगों को भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। एम्प्लॉइज हो गया, प्रॉपर्टी टू द क्लेम हायर वेजेस एंड बोनस वेदर, तो जो एम्प्लॉइज होता है, जो काम करने वाले होते हैं, उसको भी अगर कहें तो ये सब रिकॉर्ड करने की जरूरत है। जो हमको कब, जैसे अभी रिसेंटली में अगर कहें बच्चों, आज के डेट में, तो आजकल एक साल भी अगर कोई, अगर मान लीजिए अगर काम करता है ना, जो वर्कर हैं, जो वेजेस पे रहते हैं, ठीक है ना, उसको बोनस या जो ग्रेजुएटी की बातें करते हैं, वो सब जो है ना आजकल ओवर टाइम का भी पैसा सब कुछ मिलना शुरू हो चुका है। तो कहने मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो इन लोगों को जरूरत है अकाउंटिंग करवाने का, चाहे ऑनर हो, मैनेजमेंट हो, इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर्स हो, लेंडर्स हो, टैक्स ऑथोरिटीज हो, एम्प्लॉयज हो, और हो कोई, ठीक है, अदर्स जो आता है, कस्टमर हो। मैंने बोला भाई मैं एक कस्टमर अगर हूं तो मुझे भी हिसाब बारी करने की जरूरत है। और आप लोग भी अच्छे तरीके से, अगर मान लीजिए कोई बच्चे हॉस्टल्स में रह के पढ़ाई करते हैं, कोई बैचलर्स रह के पढ़ाई करते हैं, तो आप हिसाब करोगे ना भाई, तो कितना पैसा मैंने लाया, कितना खर्च किया, यही तो है अकाउंटिंग, ठीक है। रिसर्च के लिए एक्सेट्रा में भी सीक डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। अब है क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो कैसे होना चाहिए, बोला कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर इंटरेस्टेड यूजर ओनली, इट पोसेज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषता होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो अकाउंटिंग जैसी अगर होता है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वैसे यूजर्स के लिए इंटरेस्टेड होता है। जो उस डाटा के लिए अगर बातें करें तो रियलाबिलिटी मीन्स द इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड द वेरीफाइड थ्रू द सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स बाय द एनीवन, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बेस एंड द एरर्स। तो ये रियलाबिलिटी होता है, क्योंकि आप भाई रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो, आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, तो रियल बेस होना चाहिए ना। हाँ, कुछ भी आगे हिस्सा में लिख देंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेवेंस होना चाहिए, टू बी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये नहीं तो 10 दिन का, 1 महीना पहले का बातें को जो है ना अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 दिन कोई बात हिसाब करके लिया, हम उस डेट को जाके कर रहे, नहीं, जो है अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको रिलेवेंट टाइम में करना पड़ेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन द टाइम एंड मस्ट बी इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स बाय हेल्पिंग देम टू द फॉर्म प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम्स। अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पे जो है ना इसके क्वालिटी होते हैं भाई। अगर अकाउंटिंग कराते हो तो इसके क्या क्या क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, कहने मतलब ये जो बातें आप सीख रहे हो, ये क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। मतलब आपने अकाउंटिंग किया और अकाउंटिंग करने के बाद जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, तो मिल रहा है रिलायबिलिटी के हिसाब से मिल रहा है, रिलेवेंस मिल रहा है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मिल रहा है, और कंपेरेबिलिटी मिल रहा है, मतलब कंपेयर करने लायक मिल रहा है कि नहीं। तभी तो आप अकाउंटिंग किया, ऐसा थोड़ी है अकाउंटिंग करके कुछ दे दिया उससे कोई फायदा ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा। अब यहां बोला गया बेसिक इन अकाउंटिंग टर्म्स, यहां से आपका अभी तक तो समझ में आ गया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग क्या जरूरत है क्या नहीं है। अब यहां से जो की टर्म्स होता है ना बच्चा अकाउंटिंग करने के लिए, आपको धीरे धीरे आपको अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए देखो पहली बात यहाँ पे
पहली बात यहाँ पर अगर देखें बच्चा, सबसे पहली बात लिखा हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग का जो टर्म्स है, तो अकाउंटिंग जो हम लोग करने जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग के टर्म्स में सबसे पहला आता है, आप बिजनेस के लाइन में हो और बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको बोला गया इन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। वो तो हम बार बार कहते आ रहे हैं, ठीक है। जब भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग जो करता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के पर्पज से करता है, जो सिर्फ उसका टर्म्स क्या होना चाहिए, मनी टर्म्स होना चाहिए। दैट यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, परचेज ऑफ गुड्स फॉर यूज इन बिजनेस, बिजनेस के लिए हमने सामान खरीदा। अब मान लो मुझे अगर किराना की दुकान अगर करना है, तो किराना की दुकान करना है तो भाई मैन्युफैक्चर तो आप तो हो नहीं ना, आप कहीं सामान ला के तब ना बेचोगे, तो मतलब ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। अगर मैं दुकान खोल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहीं सामान लूंगा फिर बेचूंगा, तो मैंने परचेज किया, परचेज मतलब खरीदना। तो अगर हम सामान कहीं से अगर परचेज कर रहे हैं दूसरे बिजनेस से, जैसे आपने सुना होगा कहीं न कहीं B2C होता है, B2B होता है, B मतलब बिजनेस, TO2 और C मतलब कस्टमर, तो बिजनेस से कस्टमर या बिजनेस से बिजनेसमैन, ठीक है ना, ऐसे चल के जो है ना मार्केटिंग होता है, आगे चल के सीख लोगे सारे चीज, लगभग बिजनेस स्टडीज में आपको सारी बात पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिलहाल अभी अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ, तो इसको भी आप धीरे धीरे समझ लेना। आगे बोला गया यहाँ पे अकाउंट इंफॉर्मेशन जो बात करें अकाउंटिंग के लिए, तो अकाउंट रेफर्स टू द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टिकुलर हेड at one place. All accounts are divided into two sides. The left side of accounting is called debit. एक तरफ होता है, अगर हम लोग ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो लेफ्ट साइड की अगर बातें करें, तो लेफ्ट साइड से मान लो एक ऐसे मैंने बनाया, एक इस तरीके से बनाया और इस तरीके से बनाया, और यहाँ पे एक तरफ होता है डेबिट साइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DR, और दूसरा क्या लिखते हैं, क्रेडिट। तो एक तरफ होता है डेबिट, एक तरफ होता है क्रेडिट। मैं आपको डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले आपको इतना समझ में आ गया, ये अकाउंट जब करेंगे तो अकाउंट करने तरफ हमेशा एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है ना। कैपिटल्स, कैपिटल्स का मतलब ये होता है भाई, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस में पैसा तो लगाओगे ना, तो वही तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लायक हुआ ना। से अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अगर आप किसी प्रकार का अगर बिजनेस अगर कर रहे हो तो आप पैसा लगाया, कैपिटल का मतलब हिंदी क्या होता है, पूंजी, तो पूंजी लगाओगे तो आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, तो आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप उसके हिसाब से रिटर्न तभी ना आएगा जब उसमें आप काम करोगे। तो ये तो बात समझ में आ गया। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। तो ये कैपिटल वैसा होता है जो ओनर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी भी बिजनेस के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल्स बोलते हैं। ड्राइंग, अब ये ड्राइंग क्या है, तो ड्राइंग क्या मतलब यहाँ पे हम लोग निकालने की बात करते हैं, आहरण इसका शुद्ध हिंदी होता है ड्राइंग। ये वर्ड समझना, क्योंकि जर्नल एंट्री जब हम लोग सीखेंगे तो आएगा ड्राइंग। कौन कर सकता है, जो ऑनर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है द मनी या गुड्स ऑफ बोथ विड्रॉन, विड्रॉ मतलब क्या, निकालना, बाय ऑनर। ड्राइंग कौन कर सकता है, ऑनर। जो कंपनी के ऑनर होगा वो अगर कंपनी से अगर किसी प्रकार का अगर वो विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो गुड्स ले रहा हो, ठीक है ना, या मनी ले रहा हो। आपको फिर से मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने किराना दुकान ही अगर खोला, आपको ये बच्चा ये मत बताना सर आप क्या सही भी किराना दुकान की बातें कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लीजिए अगर मैं किराना दुकान क्या ऑनर हूं, तो घर में भी तो कुछ जरूरत है खाने पीने के हिसाब से, चाहे दूध की बात करें, चावल की बात करें, और वो अगर मेरे द्वारा दुकान से अगर मैं लेके जाता हूं तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग। हम उस कैटेगरी को, जैसे भाई दुकान चला रहे हैं उसका भी तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होना चाहिए ना, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहने का मतलब ये हुआ जो ड्राइंग कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई गुड्स को मैंने ड्रॉ कर लिया या पैसा ही निकाल के बातें कर रहे हैं तो आ जाएगा ड्राइंग। एग्जांपल क्या है, परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ, ठीक है, बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस। वाइफ के लिए मैंने कार खरीदा और पैसा मैंने कहां से निकाल लिया, बिजनेस। ये कौन से कैटेगरी में चला जाएगा, ड्राइंग।
एसेट क्या होता है? एसेट आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइज यूजफुल इन ऑपरेशन। ये तो पता ही होगा, एसेट मतलब संपत्ति। किसी के लिए भी क्या होता है? एसेट। जैसे मेरे लिए अगर बात करें, ये जो आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा है मेरे लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि मैं इसी पे आपको क्या दे रहा हूँ? वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि ये हो सकता है मुझे इकोनॉमिकली या तो मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन देने में हेल्प कर रहा है। तो फिलहाल सेटिस्फैक्शन की बात यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक वैल्यूएबल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जो कि एक एसेट है। तो मेरे लिए क्या है? एसेट है कि नहीं? बाकी बात आप लोगों का क्या एसेट है तो आपको जान रहोगे। अब एसेट में अगर बातें करें बच्चा, तो दो तरीके से एसेट होते हैं, जैसे कि मैं बोल चुका हूं। वैसे बोला गया करंट एसेट। द करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द 1 ईयर। फॉर एग्जांपल जैसे डेब्टर स्टॉक्स। द करंट एसेट किसको कह सकते हैं? जो एक साल के अंदर उसको आप अच्छे तरीके से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे ना शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, है ना। तो जो भी एसेट है जो एक साल के अंदर उसको कैश करा सकते हो, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। इसमें लिक्विड भी एसेट आते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ डेप्टर्स। तो डेप्टर्स का मतलब होता है जो हमने किसी को सामान दिया था और वो हमको पैसा देगा, तो वो मेरे लिए डेप्टर्स हुआ, ठीक है ना। तो वो डेप्टर्स मतलब इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना है, ठीक है ना। लेकिन हम अगर बिजनेस के हिसाब से अगर सोचे तो वो मुझे पैसा देगा। अगर हम किसी का पैसा ले तो हम क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। जो मुझे किसी को पैसा देना होगा तो क्रेडिटर्स, अब मुझे कोई पैसा देगा तो वो मेरे लिए क्या है? डेप्टर्स। अब वो अपने आप को क्या सोच लेगा? क्रेडिटर्स, मुझे हम लेनदार हैं, हम किसी को पैसा देना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ यही कह सकते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स भी क्या होता है ना, जो सामान वामान जो मार्केट हम लोग रखते हैं, दुकान में बातें करें तो वो स्टॉक्स। दूसरी तरफ बोला यहाँ पे नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट होता है जो एक साल के अंदर कैश कन्वर्ट नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, ठीक है। जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सब जो वर्ड्स है ना, यही सब आपको ध्यान रखना है। जो करंट एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है। पहली बात एसेट क्या होता है तो समझ में आ गया ना। एसेट आपके लिए एक वैल्यूएबल और इकोनॉमिक जो है रिसोर्सेज होता है। उसको दो कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक है करंट एसेट। तो करंट एसेट किसको बोल सकते हैं? जो विद इन द 1 ईयर हम जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट होता है जो आपको एक साल के बाद, मतलब लॉन्ग पीरियड होता है, जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, चलाने के लिए होता है, जिसमें नॉर्मली आपके कौन कौन से आइटम्स आएंगे? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर फर्दर क्लासिफाइड, इसको किया गया है टेंजिबल एसेट। ये तो समझ में आ गया करंट और नॉन करंट। टेंजिबल एसेट किसको कहते हैं बच्चा? तो टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर, ये बोर्ड, ये क्या है? टेंजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये मेरे लिए एसेट कौन सा एसेट है? टेंजिबल। लेकिन वैसे एसेट जिसको हम फील कर सकते हैं, फील क्या कर सकते हैं मतलब जिसको देख नहीं सकते, जैसे मान लीजिए मेरे कंपनी का नाम, तो नाम एक ब्रांड, ठीक है ना। तो हमेशा आप क्या बनो? एक ब्रांड तैयार करो, ठीक है ना। ब्रांड बनाने वाले बनो, ठीक है ना। किसी ब्रांड का कपड़ा अगर पहन रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो आप ऐसा सोच रखो आपका भी जो है ना ब्रांड हो, और आपके ब्रांड का जो है ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस है ना कोई दूसरे लोग यूज करता हो, ठीक है। यही जज्बा होना चाहिए भाई कॉमर्स लेने वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये होता है टेंजिबल। द टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर हैव फिजिकली, मैंने बोला ना यहाँ पे जो फिजिकली फॉर्म में होगा, चाहे आप मशीनरी की बात एक बोलो, ठीक है ना, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फर्नीचर, ये सब हुआ। और इंटेंजिबल एसेट मैंने बोला, इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी फिल्ड द ऑपरेशंस। एग्जांपल्स के लिए गुडविल। गुडविल मतलब क्या? किसी कंपनी का ख्याति होता है, मतलब ये अगर वो कंपनी चल रहा है, इसका मतलब उसका मार्केटिंग सपोर्ट या कस्टमर का सपोर्ट बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप कोई भी कंपनी, आप रिलायंस की बात करते हो, या चलो हम बात करते टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, आप एयरटेल की बातें करो या जियो सिम की बातें करो, तो आपको लगता है ब्रांड है, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से क्या करते हो? उसके गुडविल के पीछे भागते हो। मतलब गुडविल क्या क्या हो सकता है आपको आगे चल के समझ में आएगा। गुडविल इज अ डॉग, एक तरीके से कहा जाए, मतलब एक कुत्ते की तरह गुडविल होता है। मतलब कुत्ता आप देखते हो सूंघते सूंघते पहुंच जाता है, तो कस्टमर भी कुछ उसी तरीके से होता है। अगर किसी भी कंपनी का गुडविल अगर अच्छा होता है, तो कस्टमर क्या करता है? उस ब्रांड को पूछते पूछते समझते समझते जो है ना पहुंच जाता है, भाई हमको इसी ब्रांड का चाहिए, तो गुडविल हुआ उसका, ठीक है। जैसे ट्रेडमार्क की बातें करें, ठीक है ना, कॉपीराइट, पेटेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें ना मार्केट में आता है, ये सब का सब क्या है? गुडविल है। अगर मैं विद्या अर्पण एकेडमी का अगर ऑनर हूं, अब उसको अगर मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं,
तो बच्चे उस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मेरा गुडविल मार्केट में क्या है? मैं अगर किसी गली में पढ़ाऊं या कहीं भी अगर पढ़ाऊं, तो बच्चे लोग को अगर मैं सही तरीके से अगर जानकारी दे रहा हूं, सही से अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा गुडविल अगर मार्केट में अगर बना हुआ है, तो मुझे बच्चे लोग या पेरेंट्स ढूंढते ढूंढते आएंगे ही आएंगे। मतलब ये एक गुडविल होता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, इसको डिफाइन किया गुडविल क्या हो सकता है। तो मैंने एक सिंपल सा आपको उदाहरण दिया। ठीक है, तो गुडविल बोला गया पेटेंट या ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, इस सबको बोलते हैं गुडविल। और ये होता है इंटेंजिबल, जिसको हम टच की बातें नहीं कर सकते हैं, बस ये आपको ऐसा फील होगा। चलो आगे बात बोला गया यहाँ पे लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मैंने आपको बहुत देर से समझाने कोशिश कर रहा हूँ जो लायबिलिटी क्या होता है। तो लायबिलिटी मैंने बोला यहाँ पे जो लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशंस आर डेब्ट। अगर आपने कर्ज लिया है किसी भी इंटरप्राइजेस से, जिसको आप पे करोगे बाद में, ठीक है, या कुछ समय के बाद इन फ्यूचर्स में, उसी को आप क्या कहते हो? लायबिलिटीज। आपने किसी से उधार लिया है और उसके पैसा आप लौटाने वाले हो, या तो लंबा समय में लौटाओगे या कुछ समय के लिए के अंदर ही चुका दोगे, ठीक है ना, लौटा दोगे, तो आप एक तरीके से लायबिलिटी है, ठीक है ना, आपके ऊपर। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो, जिसमें बोला कि इसमें दो तरीके से लायबिलिटीज को बताया गया। पहली बात लिखा हुआ करंट लायबिलिटीज, मतलब जो तुरंत है ना चुकाने वाली बातें होता है। जो बोला गया जो 1 साल के अंदर, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देख सकते हो जो 1 ईयर लिखा हुआ है, जो 1 ईयर के अंदर जो वैसे लायबिलिटीज को हम पे कर सकते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ। बिल्स पेबल मतलब कोई बिल है जिसको चुकता करना है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया तो तुरंत दे देना भाई, तो हम उसको बोल सकते हैं मेरे लिए वो लायबिलिटीज है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्रेडिटर्स हुआ, हम उधार लिए किसी का, हमने किसी से उधार उधार लिया है। अगर मैंने किसी से अगर उधार लिया है तो मुझे पैसा तो देना है, तो हम शॉर्ट टर्म में है। अब अगर मान लीजिए किसी दुकानदार से मैंने उधार लिया, सामान लिया, उसको पैसा देना था, क्या है? क्रेडिटर्स। वो अपने आप को समझेगा डेब्टर्स, लेकिन हम क्या हुए उनके लिए? क्रेडिटर्स, जो हमको पैसा देना है। नॉन करंट एसेट बोला गया वैसे एसेट होते हैं, सॉरी लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं। नॉन करंट लायबिलिटीज एक वैसे लायबिलिटीज होते हैं जो लॉन्ग टर्म होता है, जो 1 साल से जो है ना ऊपर की बातें करता है, जैसे बैंक का लोन। कभी कभी तब बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसे होता है, यूजुअली 10 साल 15 साल 5 साल, आप देख लेना कितने साल तक का टर्म्स होते हैं। कुछ अगर जो फाइनेंशियल्स होते हैं, जो नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वाले होते हैं, बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, जो वो तो 8 महीना 6 महीने की बातें करता है, तो वो तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। ठीक है, और जो 1 साल के ऊपर वाले अगर लोन की बातें करते हैं, डिवेंचर्स की बातें करते हैं, तो एक तरीके से लोन आता है, तो हम इसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। सब नोट करते जाना, ठीक है। रिसिप्ट, तो रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति। बोला गया रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू क्या हो सकता है बच्चा? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है आप 100 रुपया का मार्कर खरीद के लाए कहीं से। अब ये दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 100 रुपया का मार्कर आपने खरीद के लाया और आपने बेचा 150 रुपया, 150 रुपीज। तो 150 आपके लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा, लेकिन इनकम नहीं होगा, क्योंकि आपने 100 रुपया में खरीद के लाया था, 50 रुपया आपके प्रॉफिट जो बन रहा है ना, वही आपको इनकम की बात करेगा। चलो इसको और समझते हैं अच्छा तरीके से। रेवेन्यू रिसिप्ट बोला गया, रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट व्हिच आर अकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस लाइक मनी रिसीव बाय सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। मैंने अभी बताया जो हम लाए हैं 100 रुपया में, इसको बेच दिए, तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट को मैंने सेल किया, तो जो भी बेच दिए, सिर्फ मैंने बेचा, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। खर्चा भी बात नहीं कर रहे, मतलब हम एक मार्कर की बात नहीं कर रहे। मैंने 100 रुपया में लाए, हो सकता है 110 रुपये में बेचे होंगे, बहुत सारे मार्कर हैं। 100 रुपये में मैंने मान लीजिए हमने 10 मार्कर लाया, तो कोई मार्कर हम 125 रुपये में बेचे हैं, किसी को 130 में बेचे हैं, किसी को 150 में बेचे हैं, तो सारे जोड़ के वो क्या हो जाएगा? मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट बोला गया आर दोज रिसिप्ट व्हिच आर अकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशंस लाइक मनी रिसीव बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो अगर हम कोई भी फिक्स एसेट को अगर सेल कर देते हैं, तो वही फिक्स एसेट क्या होगा? मेरे लिए एक कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है, जो फिक्स एसेट मैंने अभी बताया भाई, तो फिक्स एसेट क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो जो लॉन्ग टर्म आपके पास एसेट है, आप उसको अगर बेच रहे हो बच्चा, तो वही आपका जो है ना कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद बोला कि एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज क्या होता है? जो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं होता है। ठीक है,
जैसे आप देख सकते हैं कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, जो भाई आपने 100 रुपया में मान के चलो एक मार्कर लिया, इसको आपने बेचा कितना रुपया में, एक मार्कर फिलहाल एग्जांपल के हिसाब से 150 रुपया में, तो आपने परचेज किया यहाँ पे 100 रुपया, इसको आपने सेल किया 150 में, तो 150 में से आप 100 अगर घटा देते हो तो इसका मतलब 50 रुपया आपके पास क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये तो ठीक है, 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप ये देखो, आप मार्कर जो लाया होगा भाई कहीं से बेचने के लिए, उसमें तो आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो लगा होगा ना, आने जाने का भाड़ा, इसको फेयर चार्ज का नाम देते हैं हम लोग, तो फेयर चार्ज तो लगा होगा, तो आपके लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। तो ऐसे एक्सपेंसेस तो भाई ठीक है, प्रॉफिटेबल के लिए सही रहेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फिलहाल एक्सपेंसेस, वैसे एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे बच्चा, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब आता है आपका एक्सपेंसेस में, ठीक है ना, जो किसी भी चीज को कमाने के लिए जो हम लोग खर्चा कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, स्पेंडिंग मनी या इनकरिंग लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट या गुड्स सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। जैसे इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा बच्चा, क्या है ना, ये एक ऐसे एक्सपेंडिचर होता है, अब ये दोनों अलग अलग कंसर्न है। इसको सिंपल से भाषा में अगर कह सकते हैं, जो एक्सपेंसेस मान लीजिए खर्च होने के बाद रिटर्न नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है ये भी खर्च टाइप में आता है, लेकिन ये खर्च करने के बाद ये एक ऐसे लायबिलिटी के हिसाब से एक्वायरिंग एसेट, कोई एसेट मैंने खरीदा, कोई गुड्स खरीदा, कोई सर्विसेज लिया, ठीक है ना, तो उसके बाद बोला कि यहाँ पे उससे मुझे कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, हम वैसे खर्च की बात कर रहे हैं जिससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर एक्सपेंसेस की बातें करें तो अगर मान लीजिए मैंने खर्चा तो कर दिया लेकिन उसमें मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं मिला, ठीक है ना, बेनिफिट्स कहने का मतलब ये हुआ जो दोबारा लौट के नहीं आ सकता है। अब ये जो वेजेज लिखा हुआ है, जिसमें मतलब काम करवाए, अब किसी वर्कर को मैंने पैसा दे दिया तो बेनिफिट काम का हुआ है, लेकिन वो दोबारा उस तरीके से दोबारा फिर से प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं, वो एक बार काम करेगा और उसी के पैसे लेकर चला गया, तो वहां पर एक खर्चा हो गया, एक्सपेंसेज हो गया। ठीक है, जैसे रूम रेंट, तो रूम रेंट हम कह सकते हैं यहाँ पे, अच्छा सिर्फ रूम ही रेंट नहीं आएगा, तो वैसे रेंटल चीजें बातें कर सकते हैं। जैसे मान लो आप ऐसे करो, जैसे शादी विवाह की बातें करें, ठीक है ना, उससे पंडाल लगाए जाते हैं या होटल्स बुक किए जाते हैं, तो आपने वो चीज रेंट पे लिया, तो रेंट पे लेने के बाद आप उसको पैसा दे दिया तो आपका खर्चा हो गया और दोबारा आपको उससे प्रॉफिट तो होगा नहीं। बोलो शादी हुआ है वो अलग बात है, लेकिन वो उससे आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे सकता है ना, प्रॉफिट तो लेके नहीं दे सकता है, तो आपके लिए क्या माना जाएगा, खर्चा। तो खर्चा जो दोबारा लौट के नहीं आने वाला है उससे इनकम, ठीक है, उसको बोलते हैं खर्चा। लेकिन एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, जिससे आपको अर्निंग मिलेगा। जैसे आपको मैं ये बता दूं, मान लीजिए मैं अगर कोई एडवर्टाइजमेंट अगर देता हूं, अब उस एडवर्टाइजमेंट में मुझे कुछ भी अगर खर्चा हुआ, लेकिन खर्चा तो हुआ, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट से अगर मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है बिजनेस कंसर्न के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, तो वो कह सकते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, बोला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल रेंट के साथ, अच्छा कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमको, अच्छा रेंट मैंने बोला एक ही टाइप का रेंट है, नहीं होते, ठीक है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है, यहाँ पे खर्च करने से, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करने पे बेनिफिट मिलना चाहिए, वहां पे उतना बेनिफिट्स नहीं मिलता, सिर्फ अर्निंग लिखा हुआ रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस, ठीक है। जब कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। यहां बोला गया बेनिफिट के हिसाब से, कैपिटल में बोला गया इफ बेनिफिट फॉर एक्सपेंडिचर इज रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज ऑफ मशीन, आपने मशीन खरीदा बिजनेस को चलाने के लिए, तो बिजनेस को चलाने के लिए आपने मशीन जो खरीदा, तो मशीन में तो पैसा लगा कि नहीं लगा, तो मशीन में अगर आपका पैसा अगर लगा तो मशीन से आप कोई प्रोडक्ट तो बना रहे हो ना भाई, तो प्रोडक्ट बना रहे हो उससे तो आपको बेनिफिट होगा, है कि नहीं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा एक्सपेंडिचर और मैं एक्सपेंसेस का क्या बात करने जा रहा हूं मैंने किया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से लिखा है यहाँ पे, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ये सब तो बोला गया भाई विद इन द 1 ईयर के अंदर में आपको खर्चा है ना, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब आप जो भी यहाँ पे खर्च कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इसमें आपको 1 साल के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन लिखा हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बातें करें तो ये आपको 1 साल से ज्यादा आपको रेवेन्यू करके देता रहेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो आप कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी सर्विसेज का आप एडवर्टाइजमेंट अगर कराते बच्चा, तो क्या होता है, आपको फ्यूचर्स में अगर कहें तो उससे बार बार आपको बेनिफिट मिलेगा।
एक साल के अंदर ही नहीं, बार बार मिलते रहता है, तो उसी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, या बोल सकते हैं यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बोला गया यहाँ पे प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स हम लोग किसको कह सकते हैं, तो प्रॉफिट्स यहां बोला गया बच्चा प्रॉफिट, परचेज रिटर्न, ये सब वर्ड आपको सीखना है। लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट, द एक्सेस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितना मैंने अभी बताया, जैसे अभी एग्जाम्पल में दे चुका हूँ प्रॉफिट्स क्या होता है, जैसे मैंने 100 रुपया का मार्केट खरीदा था, 150 में बेच दिया तो 50 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ था। रेवेन्यू मेरा कितना था, 150 रुपया, बताए थे ना अभी, रेवेन्यू कितना था मेरा 150, रेवेन्यू मतलब क्या, जो टोटल बेचने में मिलता है, खर्चा मेरा कितना था उसको लाने में 100 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ था 50 रुपया। चलो ठीक है, गेन का मतलब और प्रॉफिट का मतलब दोनों अलग है। ठीक है, तो बोला गया प्रॉफिट क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, लेकिन गेन क्या होता है, जिसमें बोला गया नॉन रैकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट्स या ट्रांजैक्शन incidental to the business such as sale of fixed asset, appreciation in the value of the asset। मतलब ये हुआ, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कमेंट में जरूर कमेंट दीजिएगा। वैसे आपको बता दूं प्रॉफिट और गेन दोनों अलग वर्ड हैं। प्रॉफिट तो समझ में आ गया, जहां पे मैंने खर्च किया और मतलब लाने से सामान तो समझ में आ गया। गेन क्या होता है, जिसमें इंसिडेंटली अगर बातें करें, जो खासकर फिक्स एसेट के लिए होता है, जैसे मान लो रूम रेंट, आप रूम रेंट के अगर मान लो एग्जांपल, अगर 50,000 रुपया पर मंथ अगर मान लेते हैं जो उसका रेंट है, लेकिन अगले साल उसका हो गया 55,000, तो 5,000 का यहाँ पे क्या हो गया, गेन बढ़ गया। ठीक है ना, इसको ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके के जो भी आपको इंसिडेंटली अगर आपको टर्म्स मिल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, गेन। लॉस क्या होता है, समझ में आ रहा होगा आपको। गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है, जो कोई भी प्रोडक्ट की बातें करते हैं, वस्तु की बातें करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। परचेज का मतलब क्या होता है बच्चा, जो कोई भी सामान हम लोग उसको खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। ये सब आपको अच्छे तरीके से जनरल लैंग्वेज भी पता है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब ये होता है जो मैंने परचेज किया और उसके बाद हम उसको रिटर्न कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बोला गया जो खासकर सप्लायर के द्वारा जन यूज किया जाता है, जिसको मैंने सप्लाई किया वो हमको रिटर्न कर दिया। सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। ठीक है, जो हम लोग रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो सामान को हम मार्केट में बेचते हैं वही होता है सेल्स। अब सेल्स रिटर्न क्या हुआ, हमने किसी को सामान बेचा लेकिन पता चला उसको अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर दिया, तो वो हो जाएगा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न बोला गया जब हमको सामान बेचने के बाद कस्टमर के द्वारा हमको मिल जाता है, उसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। देखो बच्चा, ये सब जो कीवर्ड्स है ना, ये जो टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब याद रखना जरूरी है, तभी आप जो है जर्नल एंट्री, लेजर, ये सब आप तैयार कर पाओगे। ठीक है, ये सब वर्ड जब तक नहीं मालूम होगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स क्या होता है, ये जरूरी है याद करना। डेप्टर्स और क्रेडिटर्स में बहुत बार समझा चुका हूं। ठीक है ना, क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ आप समझ जाओ। जो डेप्टर्स बोलेगा पर्सन एंड अदर्स एंटिटीज टू हुम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स, कोई सामान बेचा, सर्विसेज ऑन क्रेडिट पे, एंड अमाउंट हैज नॉट रिसीव यट। मैंने अभी बताया हम किसी को सामान बेचे हैं लेकिन अभी तक हमको पैसा नहीं दिया है, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, डेप्टर्स। अब यहाँ उल्टा आ जाओ, हमने किसी सामान ले लिया है और हमने किसी को पैसा देवे नहीं किया है, तो हम हो क्या हो गए, क्रेडिटर्स। ठीक है, आप नोट कर लेना यहाँ पे। आगे लिखा है बिल्स रेसिवेबल। बिल्स रेसिवेबल बोला गया इज ए अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बिल रेसिवेबल फॉर सेलर्स। तो जो सामान बेचता है उधारी पे सेल होता है और उसके हिसाब से जो मुझे बिल रिसीव होता है वही होता है बिल्स रेसिवेबल। बिल पेबल क्या होता है, तो बिल पेबल इज ऑल्सो अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसे बोला गया बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बिल ऑफ पेबल परचेज टाइप ऑफ क्रेडिट परचेज। तो जब भी अगर हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं तो उस समय क्या होता है बच्चा, उस समय क्या होता है, तो हम किसी को अगर सामान अगर कहें तो अगर दिए हैं तो उसके हिसाब से हमको बिल भी देना पड़ता है। अब है डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको हम कह सकते हैं, डिस्काउंट इज द रिबेट गिवन बाय द सेलर। मतलब किसी को छूट दिए, रिबेट दिए, तो रिबेट देना ही क्या होता है, डिस्काउंट होता है। चलिए, तो डिस्काउंट समझ में आ गया, जिसमें हम लोग क्या देते हैं, रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट देना। अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज अगर किए हैं, तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहूं, अगर ये मार्केट में अगर 200 रुपये में मिल रहा है और मैं उसको कहूं भाई थोड़ा सा इसमें रिबेट कर दो, छूट कर दो, अगर वो मुझे 190 रुपये में अगर दे दिया तो मेरे लिए 10 रुपया क्या हो गया,
डिस्काउंट, वो अच्छे तरीके से आप लोग को मालूम होगा। ठीक है बच्चा, तो डिस्काउंट समझ में आ गया। लेकिन डिस्काउंट में अगर यहाँ पे बात करें तो दो तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन देगा? तो देगा तो दोनों वही जो बेच रहा है। तो बोला कि द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परसुएड द बायर टू बाय मोर गुड्स। तो ट्रेड डिस्काउंट आपने सुना होगा, जो एक पे एक फ्री, या आप कह सकते हो जो दुकानदार आपको बोल रहा है 50% है ना, इसमें अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, वो जो 50%, 30%, जो 60% डिस्काउंट जो दुकानदारों के द्वारा जो दिया जा रहा है ना, ताकि बायर उस पर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज कर सके, तो वैसे वाले डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये बात तो समझ में आ गया। अब दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम लोग उस डिस्काउंट को बोलते हैं, जैसे बोला गया था, जब भाई इसको ऐसे समझो, जैसे बोला गया था जब भाई कोई सामान अगर 500 रुपया का है, इस पे आपको जो है ना 10% को, अगर मान चलिए एग्जाम्पल के लिए चलो 20% अगर मैंने आपको अगर डिस्काउंट अगर दिया, तो 5 दूना 10 मतलब 100 रुपया डिस्काउंट चला गया। तो 500 रुपया में से अगर 100 रुपया आपने चला दिया, तो आपको प्रोडक्ट कितना बोला था? 400 रुपया तक में मिल जाएगा। ये तो दुकानदार ने बोला। दुकानदार अब ये बोल रहा है, अगर आप 400 रुपया अभी ऑनलाइन अगर आप कर देते हो, ऑनलाइन अगर तुरंत कर देते हो या तुरंत अगर कैश दे दोगे, उसमें हम 50 रुपया का और छूट दे देंगे। मतलब आपको 350 रुपया देना पड़ेगा। ये तो छोटा मोटा अमाउंट है, इसे मैं आपको एग्जांपल से लेके बताया, छोटा सा अमाउंट लेके, लेकिन ये बड़े बड़े बिजनेस के लिए होता है। या आपने देखा होगा, चाहे फ्लिपकार्ट की बातें करो, अमेजोन की बातें करो, क्या लिखता है? आप कैश ऑन डिलीवरी पे जाओगे तो उसमें आपको 7 से 8 रुपया और ऐड ही कर लेगा, है कि नहीं? लेकिन वही जैसे ही आप यूपीआई पे जाओगे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बातें करोगे, तो वहां बोलेगा चलो आपको 2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया आपको और डिस्काउंट ही मिल गया, है कि नहीं? वैसे डिस्काउंट को आप क्या कहोगे? कैश डिस्काउंट। समझ में आ गया? अब अगला अगर बात करें बच्चा, तो आता है आपका अकाउंट। अकाउंट तो समझ में आ गया। अकाउंट रेफर्स टू द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टिकुलर हेड ऑफ वन प्लेस। मैंने तब से यही बताया है। इनकम, इनकम इज बोला वाइडर टर्म्स ऑफ व्हिच इज इंक्लूड प्रॉफिट आल्सो। इनकम मींस इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक्स में मैंने बता दिया, जो स्टॉक जो कोई भी सामान को बेचने के पर्पज से रखते हैं दुकानदार, जो स्टॉक्स में रखता है, ठीक है। कॉस्ट भी समझ में आ गया, किसी भी चीज को हम जो है ना लागत की कहते हैं, जो कॉस्ट एफर्ट होता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग, ठीक है। एक्वायरिंग की बातें करते हैं,